तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मेनली न्यूमेरिक नहीं होंगे, ये स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन होंगे जहाँ पर हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ये छोटी सी होगी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना बाकी है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वो ऐसे है कि ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट points in the direction of positive x-axis. What is the electric flux through a rectangular with side A and B in the axis xy plane and in the xz plane? भाई कहने का मतलब है कि हमारे पास एक प्लेन है जो कि xy z है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर ये जो आपका xy प्लेन है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, जिसकी एक साइड तो A है, एक साइड इसकी B है, जिसमें से पॉजिटिव एक्स की तरफ यानी कि इस तरफ पॉइंट्स करती हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है जो कि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ई नॉट है। अब हमें ये बताना है कि एक्स वाई प्लेन से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स जेड प्लेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, बहुत सिंपल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो कितनी निकल रही है, ई नॉट निकल रही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है? इसकी एक साइड तो ए है, दूसरी साइड इसकी बी है। एरिया निकालोगे तो एरिया इज इक्वल्स टू में ए बी निकलेगा। अब मुझे पता है कि जो फ्लक्स होता है उसको कैलकुलेट करते हैं फाई इज इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ए नॉट और ए की वैल्यू रखेंगे ए बी। तो इसका मतलब इस एक्स वाई प्लेन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ई नॉट ए बी होगी। बात करोगे इस दूसरे प्लेन की यानी कि एक्स जेड प्लेन की, एक्स जेड प्लेन इस तरीके से बनेगा कुछ। ठीक है। अब देखिए, इस एक्स जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी? नॉर्मल के हिसाब से बिल्कुल सीधा जाएगी, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई नॉट, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री में है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई इक्वल्स टू में ई डॉट ए वेक्टर होती है। इसको हम लोग अगर खोल के लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा लिख देंगे फाई को। तो फाई इक्वल्स टू में ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो फाई इक्वल्स टू में ई ए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब इस प्लेन में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल है कि ये जो रेक्टेंगल है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इसका एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से गुजरेगी कैसे? सिंपल सी स्ट्रेटजी है, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ पहले हम लोग एक केस देख चुके हैं कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब? यानी कि आपके साथ में क्या है कि दो प्लेट्स लगी हुई हैं, इसमें एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है। ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। बीच में एक क्यूब रख दिया जाए कुछ इस तरीके से। तो हमें यह बताना है कि इस क्लोज्ड क्यूब में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि कोई भी क्लोज सरफेस होता है तो उसके अंदर से जब भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, मतलब इसमें से पास होती हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फिर फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट करता है। यानी कि ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से डाउनवर्ड निकलेगा, लेफ्ट से लेफ्ट साइड निकलेगा, राइट से राइट साइड निकलेगा। ठीक है, ये बात तो हमें मालूम है। तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? भाई फ्लक्स को लिखते हैं फाई इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं, ये बात मालूम है हमें। लेकिन यहाँ से जो फ्लक्स है, मतलब यहाँ से जो फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो फाई इक्वल्स टू में माइनस का ई नॉट ए लिख सकते हैं इसे। भाई इसका एरिया तो ए है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए ई नॉट लिखी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो, मतलब ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले फेस को देखते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना चाहिए उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल। ठीक है।
तो इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू में ई नॉट ए लिख सकते हैं इसे पॉजिटिव के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यानी कि दोनों में से निकलने वाला एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अच्छा, बाकी सब फेसेस की बात करें तो बाकी सब फेसेस से जो निकलेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। भाई राइट वाला राइट में जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से पीछे वाला और आगे वाला। ठीक है, तो मतलब बाकी सब में तो जीरो होगी वैल्यू, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि प्लस का ई नॉट ए माइनस का ई नॉट ए, दोनों जुड़ के कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग किसी क्लोज्ड सरफेस को, ऐसे किसी क्यूब को ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर घुसेगी ही नहीं। भाई ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप खुद भी सोच के देखिए कि एक क्लोज सरफेस है, बिल्कुल बंद है, पैक है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी कहाँ, लैंड कहाँ करेगी। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है जीरो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड पैरेलल to the yz plane at 30 degree angle above the xy plane. What is the electric flux through the plane surface of area 6 meter square located in the xz plane? Assume that n cap points in the positive y direction. तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक प्लेन है, उसके अंदर ये जो एक्स जेड है इसके अंदर आप लोग एक जो सरफेस है वो बनी हुई देख रहे हो एस, इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। ठीक है, वो जो है इस एक्स वाई प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकल रही है, कुछ इस तरीके से। भाई यहाँ पे जो डायरेक्शन है इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इनका एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 10 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो प्लेन एरिया है, जो सरफेस एरिया, अगर उसकी जो वैल्यू है वो 6 मीटर स्क्वायर जितनी है, तब इसके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि हमें गिवन क्या क्या है, हमें दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमें दे रखी है सीधे सीधे इसकी एरिया की वैल्यू। तो सीधे सीधे फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमें पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो फाई इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। ठीक है, हमें मालूम है। अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी होता है, ये बात भी मालूम है। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें एंगल की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच का एंगल बता रखा है, तो इससे हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू में ई ए कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि ई की वैल्यू पुट करोगे तो 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर एरिया की वैल्यू डालोगे तो 6 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू डालोगे तो 30 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 52 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से, ये जो छोटे छोटे एरिया आपको दिखा रखे हैं, इन एरिया से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 52 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम होगी। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई is equals to में cy स्क्वायर k कैप थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। यानी कि एक आपके सामने डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक्स वाई प्लेन पे एक रेक्टेंगल बन रखा है। अब ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है cy स्क्वायर k कैप की डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एरिया से निकल रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इस पूरे एरिया से जब ये फील्ड बाहर निकलेगी तब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसने पर्टिकुलर के बारे में बताया, तो इसके लिए हमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर। ये तो इसने एक पर्टिकुलर दे दी है कि cy स्क्वायर है जो जिसकी डायरेक्शन k कैप है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, हम एक छोटे छोटे एरियाज मानते हैं, छोटे छोटे इनफाइनाइट एरियाज मानते हैं, उसके बाद सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया मानेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड cy स्क्वायर है इसकी डायरेक्शन k कैप है, और नॉर्मल की डायरेक्शन यानी कि इस पूरे एरिया की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो एन कैप है। तो हम लोग मान लेंगे कि एन कैप और के कैप इक्वल हैं, मान के चलते हैं। अब हमें छोटे से एरिया के लिए निकालनी है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, तो एरिया होगा डी ए, जिसको हम लोग लिखेंगे बी डी वाई। क्यों लिखेंगे बी डी वाई, क्योंकि इस रेक्टेंगल के अंदर एक साइड तो आपकी कौन सी है, बी है, एक साइड ए है,
आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो एरियाज माने हैं वो कुछ इस तरीके से काटे हैं, ठीक है। तो एक एरिया का जो टोटल एरिया होगा वो बी डी वाई होगा। क्यों होगा, देखिए इसको कैसे काटा हुआ है कि इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है वो तो बी से मिल रही है, लेकिन ये वाई डायरेक्शन के अंदर से छोटा छोटा काट दिया है, तो बी डी वाई इसका एरिया हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन के अंदर, ऐसे यहाँ पे सरफेस है, ई वेक्टर डॉट डी ए होता है, हमें मालूम है, ठीक है, डी ए वैक्टर होता है, ये बात मालूम है हमें। ई की वैल्यू दे रखी है सी वाई स्क्वायर के क्या, डी ए की वैक्टर बी डी वाई है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में एस, अच्छा इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो से ए होगी। जीरो से ए क्यों होगी, जीरो से ए इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे बी तो पूरा आ गया, लेकिन ए को हमें कवर करना है ना, मतलब ऐसे ही 2 4 5 6 7 8 10 पैचेस हम लोग जोड़ेंगे तब जाके पूरा ए बनेगा कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ए तक इसकी लिमिट लेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे सी वाई का स्क्वायर के कैप डॉट में के कैप, इधर आएगा एरिया की वैल्यू बी डी वाई, छोटा सा एरिया लिया है। तो यहाँ पर सी और बी तो कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना निकलेगा, वाई स्क्वायर का निकलेगा 1/3 वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से ए लिमिट है तो टोटल वैल्यू निकलेगी 1/3 ए क्यूब बी सी या फिर सी बी जो भी है। तो इसका मतलब इस टोटल एरिया से निकलने वाले टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो 1/3 ए क्यूब सी बी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखी इसके अंदर। सब इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूमेरिक क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन थे वो मेनली एल्जेब्रिकल लग रहे थे, स्ट्रेटेजिकल लग रहे थे। अब आपको समझ में आ गया है कि किसी भी कोई भी आपके सामने सरफेस आ जाए तो पहले तो आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। नहीं है तब क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटेंगे, उसके बाद एक का निकाल के बाकी सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। आगे और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस बार मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेके आऊँगा जिससे आपको और ईजी हो जाए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना क्योंकि ये गॉस लॉ के टाइम पे काम आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये 4 न्यूमेरिकल, ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।